Welcome back to my channel. My name is Preeti Pandey, Assistant Professor Economics and Research Scholar Banasthali Vidyapeeth. Today I am back with another topic that is macroeconomics. Macroeconomics होता क्या है, ये आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स रियल लाइफ से हम कैसे जोड़ के समझ सकते हैं, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आई आइकन पे भी जाके आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हमारे आता क्या है, मैक्रो मतलब होता है लार्ज, मतलब कि बड़ा, ठीक है। जब हमने माइक्रो में पढ़ा था वो इंडिविजुअल लेवल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग बड़े लेवल पे, मतलब लार्ज लेवल पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी कोविड-19 के बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक नेशन के बारे में हमें पूरा बता रहा है, तो वो हमारा आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जीडीपी जो है वो नीचे गिर गई है, ये भी आप लोगों ने देखा, तो वो हमारा किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है बड़े लेवल पे काम करना, या फिर बोल सकते हैं एज अ होल जब हम बात करते हैं तो वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये तो था मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कि एक्चुअल में वो होता क्या है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, साथ साथ इसके वाइटल कंपोनेंट्स कौन से। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में होता क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। जब हम देखते हैं मैक्रो और इकोनॉमिक्स से दो वर्ड से बना हुआ है, पहला है हमारा मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पहले वाली वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ हमारी जो होती है उसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उसको कनेक्ट करके इंडिविजुअल लेवल के बारे में बताया, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ह्यूमन लाइफ को कनेक्ट करके एग्रीगेट लेवल पे बताते हैं, मतलब बड़े लेवल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको बोलेंगे मैक्रोस, उसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे अगर हम लोग कोई चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इन्फ्लेशन। आप लोगों ने जरूर इसके नाम भी सुना होगा, जैसे कि महंगाई। बोलते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ क्यों गई है, कैसे बढ़ गई है, ये सब हम लोग अभी आगे जाके अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन एक इन्फ्लेशन जो टर्म होता है, क्या कभी ये बोलते हैं कि आपके घर में इन्फ्लेशन हुआ है या आपके स्टेट में इस पर्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेशन हुआ है, नहीं बोलते। जब आप इन्फ्लेशन की बात करोगे तो वो ऑल ओवर की बात होगी, मतलब पूरे नेशन की बात होगी कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जारी है या फिर डिफ्लेशन सिचुएशन जारी है, ठीक है। जैसे कि दूसरा एक चीज है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। जब कभी भी बात होती है अनएम्प्लॉयमेंट की तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है या किसी पर्टिकुलर कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गई है, यही बात करते हैं। क्योंकि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बड़े लेवल पे बात करने वाली चीज है, हम उसको छोटे लेवल पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे जीडीपी की, आप लोगों ने अभी न्यूज में देखा होगा कि जीडीपी क्रैश हो गई, जीडीपी इतनी डाउन हुई है, पेंडेमिक के वजह से हम लोग का जीडीपी में इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, अलग अलग कंट्रीज का भी लिस्ट निकला था, ठीक है। तो वो किस बारे में बात हुई थी, वो नेशंस के बारे में बात हुई थी, मतलब इंडिया की जीडीपी इतनी गिरी है, ऑस्ट्रेलिया की इतनी गिरी है, चाइना की इतनी गिरी है, सब अलग अलग नेशंस के बारे में बात कर रहे थे। वहां पर किसने ये नहीं बोला कि इस पर्टिकुलर एरिया की, इस छोटे से एरिया की कितनी जीडीपी गिरी है, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स। इनफैक्ट 12th में आप बहुत डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे क्योंकि ये खुद ही एक अलग अलग चैप्टर्स है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी बहुत ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमारे फर्स्ट चैप्टर का पूरा पोर्शन है कि क्या क्या उसके वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे 3 वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने रिलेटेबल चीजें पढ़ी थी उसी को हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं आगे, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम उसके रिलेटेबल कंपोनेंट्स जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं और फिर हम आगे जाके उनको चैप्टर्स में समझेंगे इन डिटेल। पहला है हम लोगों का जो कंपोनेंट, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, वो है हमारा थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे हमारे पूरे इकोनॉमी में, जब आप लोगों ने देखा होगा या कभी सुना होगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है किसी चीज का इक्वल पार्ट, ठीक है। और जब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि हमारे पूरे इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई ये दोनों के ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है।
तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब बात करेंगे तो बात करेंगे किसकी, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे बात करी थी, लेकिन अब जो हम लोग बात करेंगे वो बड़े लेवल पे बात करेंगे, इन शॉर्ट एग्रीगेट लेवल पे बात करने वाले, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन होती है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होता है। मतलब मैंने कितनी डिमांड करी, इस पूरे इंडिविजुअल्स ने या फिर पूरे इकोनॉमी में कितनी डिमांड हुई सारे प्रोडक्ट्स की, साथ साथ में कितनी सप्लाई हुई सारे प्रोडक्ट्स की, जब ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होगी, वहां पे जहां पे हमारा डिमांड एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई मतलब एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये तो थी हमारी पहली थ्योरी। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी थ्योरी की तरफ। तो हमने इससे पहले समझा जो हमारी पहली थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, ठीक है। उस कंडीशन में मैंने आप लोगों को समझाया कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में रियल सिचुएशन है, शायद नहीं, क्योंकि बहुत रेयर ही हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल हो। इसीलिए हमारी दूसरी जो थ्योरी है वो डिपेंड करती है किस पे, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। डिसइक्विलिब्रियम मतलब कि जब वो एडी एएस के इक्वल नहीं होगा वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो दो सिचुएशन हमारे यहाँ हो सकती है, या तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बड़ा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर हमारा एग्रीगेट डिमांड कम होगा एग्रीगेट सप्लाई से। यही दो सिचुएशन हो सकती है, कोई चीज किसी से बड़ी होती है या किसी से कम होती है या फिर इक्वल होती है। इक्वल तो हमने पढ़ लिया है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा, हमारा कोई चीज बड़ी होगी या कोई चीज कम होगी। तो देखते हैं हम लोग कि जब हमारा डिमांड बड़ा होगा सप्लाई से तो हम किस सिचुएशन में जा सकते हैं। वो सिचुएशन होती है हमारी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। जैसे कि अभी आप लोग कोविड-19 से पहले क्या मास्क सैनिटाइजर्स इतना यूज करते थे? मेरे हिसाब से तो नहीं करते होंगे, क्योंकि इनफैक्ट कोई भी नहीं करता था। इनफैक्ट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सैनिटाइजर जो है वो मैंने तो सिर्फ डिटॉल या लाइफ बॉय इन दोनों का ही सुना था, बाकी सैनिटाइजर जो अब दिखने को मिल रहे हैं उनके बारे में तो कभी सुना भी नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब अचानक से मास्क और सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई, उस टाइम पे क्या था, सप्लाई तो बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि इतना तो प्रोडक्शन का कभी किसी ने सोचा ही नहीं। जितनी नॉर्मली मास्क बिकते थे फॉर हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स इस जगह के लिए, उतने ही नॉर्मल बिक रहे थे, लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ गई और अचानक से सैनिटाइजर्स की प्राइस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई हमारी कम थी। कोई चीज़ अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उसकी सप्लाई कम है, अगर मान लो कि 100 जने हैं उसे खरीदने वाले और हमारे पास सिर्फ 5 ही वो प्रोडक्ट है, तो आपको नहीं लगता कि वो 5 जो प्रोडक्ट है वो लोग अपने सोचेंगे कि प्राइस बढ़ा दें? क्यों बढ़ा दें? क्योंकि अगर 5 जने नहीं लेंगे तो 10 जने ले लेंगे। 100 में से इतने सारे लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई 5 तो होगा ही जो उस प्रोडक्ट को ले लेगा, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को राइज करती है। तो हमारी सिचुएशन क्या थी? एग्रीगेट डिमांड जो हमारा है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया मतलब आपने न्यूज़ चैनल और इन सब में भी पढ़ा होगा कि सैनिटाइजर्स के बहुत ज़्यादा रेट्स लिए जा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सीलिंग लगाई, एक प्राइस सीलिंग लगाई। उन्होंने बोला कि इस प्राइस से ज़्यादा कोई भी अब सैनिटाइजर को नहीं बेच सकता। अगर आप लोगों ने बिल्कुल मई और अप्रैल के टाइम का न्यूज़ चैनल देखा होगा या आपने कहीं पर भी देखा होगा ये अपडेट, तो आपको पता होगा ये वाली चीज़, ठीक है। तो वो सिचुएशन थी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, जहां पर डिमांड जो था वो ज्यादा था और एग्रीगेट सप्लाई हमारा कम था। इसके बाद आता है हमारा दूसरा सिचुएशन, वो है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन एग्रीगेट डिमांड इस बार हमारा कम है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ की डिमांड अगर कम होगी, मतलब अगर सिर्फ उसको 10 ही लोग खरीदने वाले हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में 100 यूनिट्स का अवेलेबल है, मतलब 100 यूनिट्स हमारे पास हैं बेचने के लिए, लेकिन लोगों ने डिमांड कितनी करी है? सिर्फ 10 की ही करी है, ठीक है। उस कंडीशन पे क्या होगा? आप लोग ये नहीं सोचोगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर्स में बेचा जाए या डिस्काउंट में दिया जाए या 2+1 के ऑफर में दिया जाए या 3+1 के ऑफर में दिया जाए। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, उस कंडीशन पे क्या होता है,
उस कंडीशन पे ये होता है कि लोग उसको ऑफर में देने लग जाते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे ही हमारा थोड़ा सा अनलॉक की सिचुएशंस आई थी, उस कंडीशन पे बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टोर्स थे उन लोगों ने ऑफर्स लगा दिए थे। ऑफर्स क्यों लगाए थे? क्योंकि उनका जो फ्रेश स्टॉक था वो अब नहीं बिक रहा था। अब वो नहीं बिक रहा था, उस कंडीशन पे उन्होंने क्या देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको 50% या 75% ऑफ, इतने ऑफ में लगा देते हैं ताकि लोग डिमांड करने लग जाएं। कोई भी चीज अगर प्राइस कम होगी तभी तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करोगे। वो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करने वाले हैं, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा कम होगा और एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा होगा तो डिफ्लेशन सिचुएशन आती है। अब डिफ्लेशन सिचुएशन होती क्या है? जिसमें जो हमारी प्राइस होती है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन में क्या हुआ था? प्राइस जो थी हमारी बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और प्राइस जो हमारी कम हो रही है डिफ्लेशन सिचुएशन पे, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जब कोई भी कम लोग हैं खरीदने वाले और ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है तो वो ज्यादा रख के भी क्या कर लेंगे, है ना? तो वो लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब स्टॉक को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डिफ्लेशन सिचुएशन। तो ये तो थी हमारी थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। उसके बाद हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एएस एंड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एएस। ये था हमारे थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम में। हम लोग इसको समझेंगे कि इन दोनों सिचुएशन को, मतलब जब डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट ऐसे क्या क्या मेजर्स लेती है कि वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ पाए। अबे हमारी थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मतलब अब जो मैंने आप लोगों को समझाया कि डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन हो गई तो गवर्नमेंट को ऐसे कोई ना कोई मेजर्स लेने ही होंगे ताकि वापस से डिमांड और सप्लाई एक दूसरे की इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वो किस कंडीशन पे हो सकता है? वो इसी कंडीशन पे हो सकता है जब या तो लोगों के पास बहुत पैसा आ जाए या लोगों के पास बहुत कम पैसा आ जाए। तो दो सिचुएशन हम लोगों की आती है। पहली होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड, जब हमारी बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाना मतलब यही तो हुआ ना कि अचानक से या तो उसके बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ चुका है तभी तो वो उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं, या फिर कोई भी और सिचुएशन हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है? गवर्नमेंट के 2 या 3 मेजर्स होते हैं। उसमें पहला हमारा आता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा आएगा हमारा फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली क्या होगा, मनी रिलेटेड चीजें जो आरबीआई या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो आरबीआई हमारी क्या करेगी? आरबीआई करेगी कि वो सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या अलग अलग तरीके के बैंक रेट्स या कुछ भी चीज़ों को बढ़ा देगी। तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, उनको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है तो वो वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, मतलब इकोनॉमी से हटाने की कोशिश करती है, आप लोगों से वो हटाने की कोशिश करती है। उस कंडीशन में वो क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करना है या कुछ भी करना है तो आजकल ईएमआईज और इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है तो वो क्या कर सकती है? वो आपके ईएमआई में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देगी। तो आप खुद सोचो, अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा रुपए में मिल रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है किसी चीज़ का, तो क्या आप उसे परचेज करोगे? नहीं करोगे। तो ये सारे कुछ कुछ मेजर्स जो हैं ये गवर्नमेंट लेती है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। उसी तरीके से हमारी फिस्कल पॉलिसी आती है। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की इनकम है 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो आप लोग उस अकॉर्डिंगली डिमांड करोगे। मैंने आपको इकोनॉमी में भी समझाई थी ये चीज़। लेकिन अगर आपके फादर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये लगेगा तो इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग तरीके के टैक्सेस को बढ़ा दे, है ना। टैक्सेस को बढ़ा देने का मतलब हो जाएगा हमारा कि पहले अगर आपके पापा सिर्फ 30,000 रुपीज का टैक्स दे रहे थे, मतलब 1 लाख रुपीज जब आपके फादर की इनकम थी और आपके फादर 30,000 रुपीज का टैक्स दे रहे थे तो आपके पास कितना बचा? 70,000 रुपीज बचा। उतना आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की अब जो बची हुई इनकम है वो है सिर्फ और सिर्फ 55,000। ठीक है, तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट ने तो वहां से टैक्सेस बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाए? ताकि आपके हाथ में अब कम पैसा हो। समझ में आया? आपके हाथ में कम पैसा होगा तो आप डिमांड बहुत कम करोगे। उसी तरीके से हमारा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करता है हमारी डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन को इक्विलिब्रियम सिचुएशन में कन्वर्ट करने में।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये तो था हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। हमने अब हमारे फर्स्ट चैप्टर का इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारे के सारे कवर कर लिए हैं। पुरानी वीडियोस के लिए आप लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ साथ में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेके आऊंगी इससे आगे के जो टॉपिक्स है उसमें। इसीलिए डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will be the first one to get notified whenever we upload any video. And thank you so much for watching this video. See you in the next video. Bye bye.